गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस हिस्ट्री के लास्ट सेशन में आप सभी स्टूडेंट का मैं इस्तकबाल करती हूँ। जी हाँ, ये हमारा चैप्टर नंबर 9 का लास्ट सेशन है। इस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह से भारत को आज़ादी दिलाने के लिए गांधी जी की आमद के बाद आंदोलन हुए, तहरीकें हुई और गांधी जी के रास्ते पर चलकर बहुत तहरीकें हुई और कई लोग इसमें जो उजागर हुए, बेदार हुए। आज़ादी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, कई सारी कुर्बानियाँ दी, जिसमें हमने देखा कि भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत में क्या हुआ था, गैर फिरकावारियत फैल गई थी और इसी वजह से आज़ाद भारत होने के बावजूद भारत को दो हिस्सों में तकसीम करना पड़ा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। आइए अब इस सेशन में हम देखते हैं कि आज़ाद भारत, अब यहाँ पे है कि भारत आज़ाद हो गया, उसके बाद की कौन कौन सी समस्याएं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स भारत में थी, उन चीज़ों को देखना है। तो उसे समझते हैं हम। पॉइंट का हमारा नाम है आज़ाद भारत और उसके वक्त के मसाइल। गुजराती में इसे कहेंगे स्वतंत्र भारत अने ते समयनी समस्याओं। यहाँ पर एक बात खास ध्यान रखिए कि ये जो टॉपिक है यह आपका बोर्ड के एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट टाइम पे हम इसको कह सकते हैं, तो इसी तरह से इस पर ध्यान देना और थियरी को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इजी है। सिर्फ हमें देखना है कि उस वक्त भारत आज़ाद हो रहा था, तब कौन कौन सी समस्याएं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स भारत में थी। दूसरी जंग अज़ीम के ख़ात्मे के बाद भारत की जंग आज़ादी में एक नया मोड़ आया। यहाँ पर यह देखना है कि अभी जो हम बात कर रहे हैं ये सिचुएशन ऐसी है, अभी भारत आज़ाद नहीं हुआ है, लेकिन आज़ाद होने के वक्त से थोड़े पहले कौन सी प्रॉब्लम्स थी वो है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि भारत आज़ाद होने के वक्त भी नॉर्मली इजी वे में तो आज़ाद नहीं हुआ था, बहुत सारी क्रिटिकल्स प्रॉब्लम्स थी जिसको अलग अलग तरीके से सुलझाना पड़ा था, उससे समझेंगे। तो दूसरी जंग अज़ीम के ख़ात्मे के वक्त भारत में भी जंग आज़ादी में एक नया मोड़ आया, क्योंकि ज़्यादातर भारत के अवाम, हिंदुस्तान के अवाम तो जाग गई थी, आज़ादी के लिए बेदार हो चुके थे। जंग की वजह से आलमी तौर पर ताकत का तवाज़ुन बदल गया। हमें याद रखना है कि दूसरी आलमी जंग जब ख़त्म हुई तो दुनिया दो बड़े अजीम हिस्सों में तकसीम हो गई थी, अमेरिका और सोवियत रशिया। ये दोनों मुल्क बुनियाद परस्ती और साम्राज्यवाद से निजात हासिल करना चाहते थे। यहाँ पर जो ब्रिटिश सरकार थी उनकी हैसियत क्या थी या फिर उनकी सिचुएशन क्या थी, ये भी सामने आ गई थी। दूसरी जंग अज़ीम के बाद बरतानिया में बुनियाद परस्त पार्टी की जगह लिबर पार्टी की सरकार कायम हो रही थी। मुंबई में इंडियन नेवी के सिपाहियों ने बगावत की 1946 में। अब यहाँ पर इंडियन नेवी, जो हिंदुस्तानी नेवी है, उन्होंने भी बगावत करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से सरकार को यूँ महसूस हुआ कि बिलतरतीब दिगर अफवाज भी उनके कब्ज़े से निकल जाएगी। जब नेवी के सिपाहियों ने बगावत की तो दूसरी फ़ौज के सिपाही भी उनके साथ बगावत कर सकते हैं। पुलिस और सरकारी अफसरान भी जंग आज़ादी की तरफ दारी कर रहे थे। उस वक्त देसी रजवाड़ों में भी बड़े पैमाने पर तहरीकात शुरू हो चुकी थी, बल्कि ब्रिटिश इंडिया में बड़े पैमाने पर हड़तालें शुरू हो चुकी थी। मुंबई में बड़े पैमाने पर हड़तालें शुरू हो गई थी, जिसमें 250 से ज़्यादा लोग मर गए थे। जनूबी भारत में रेल मज़दूरों ने भी बड़े पैमाने पर हड़तालें शुरू कर दी। इन तमाम वाक़यात को मद्देनज़र रख कर सरकार ने एक कैबिनेट मिशन भारत में रवाना किया। जब भारत में ये सारी सिचुएशन हो चुकी थी, तब ब्रिटिश सरकार ने एक कैबिनेट नाम का एक मिशन भारत में रवाना किया। अब वो मिशन क्या था? ये मिशन भारत को इख्तियारात सौंपने के लिए रवाना किया गया था। ये मिशन किस लिए रवाना किया गया था कि भारत को तमाम हक इख्तियारात सौंप दिए जाएंगे, लेकिन तुम ये जो हड़तालें हो रही है, जो ब्रिटिश सरकार में मुखालिफत कर रहे हैं, उससे बंद कर दो। इस करारदाद के मुताबिक भारत के बाशिंदे अपना दस्तूर तैयार करें और इसके अलावा इस मिशन के दिगर मुतालबात तमाम पार्टियों ने ठुकरा दिए। इस मिशन में बहुत सारे और भी मुतालबात थे, लेकिन भारत ने सिर्फ़ और सिर्फ अपना एक दस्तूर तैयार करेंगे, इसी मुतालबे को पसंद किया। बाकी सारे मुतालबे की उन्होंने मुखालिफत की। इस मंसूबे के तहत जवाहरलाल नेहरू ने की रहनुमाई में इस अबूरी दौर के लिए वज़राती काबीना का क़याम अमल में आया। उसमें मुस्लिम लीग भी शामिल हुई। आखिरकार बरतानिया के वज़ीर आज़म क्लेमेंट एटली ने ऐलान किया कि 20 फरवरी 1947 को बरतानिया जून 1947 तक
1947 में, यहाँ पर आपको करेक्शन करना है बुक में पेज नंबर 78 पर 1940 लिखा होगा, आपको वहाँ पर 1947 करना है। उन्होंने कहा कि 1947 तक के, जून 1947 तक के हम भारत को हम आज़ाद कर देंगे। इटली के ऐलान के बाद मुस्लिम लीग ज़्यादा जारह बन गई। सारे मुल्क में कौमी फसादात शुरू हो गए। मार्च 1947 में माउंटबेटन भारत के वाइसराय के तौर पर मुंतखब हुए। उन्होंने इंग्लैंड के लीडरों और भारत के मुख्तलिफ़ पार्टियों के साथ गुफ्त-ओ-शनीद की और अपना एक मंसूबा ज़ाहिर किया। उनके मुताबिक भारत में 15 अगस्त 1947 के दिन बेक वक्त 2 हुकूमतें भारत और पाकिस्तान वजूद में आई। इस तरह से भारत दो हिस्सों में तकसीम हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हिंदुस्तानी कौमी लीडरों ने तकसीम को कबूल किया। 14 अगस्त 1947 के दिन जवाहरलाल नेहरू ने मजलिस दस्तूर साज में तकरीर करते हुए कहा, इन्होंने ये कहा कि जब तमाम दुनिया सो रही थी तब भारत ज़िंदगी और आज़ादी की तरफ पेशकदमी करेगा। भारत आधी रात को आज़ाद हुआ था, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जब तमाम दुनिया सो रही है तब भारत ज़िंदगी और आज़ादी की तरफ अपनी पेशकदमी करेगा। और इस तरह से माउंटबेटन के एक मंसूबे के तहत, जो गुफ्त-ओ-शनीद के ज़रिए एक मंसूबा ज़ाहिर किया गया था, उसके ज़रिए भारत को 2 हिस्सों में 2 हुकूमतें भारत और पाकिस्तान वजूद में आई थी। आज़ादी के उसूल के साथ ही भारत के सामने कई सारे मसाइल मुँह फाड़ कर खड़े थे। बहुत सारे मसाइल थे। भारत नॉर्मली आज़ाद नहीं हो गया था और एक हुकूमत वहाँ पर कायम नहीं हो गई थी। बहुत सारे मसाइल थे, कौमी फसादात, हड़तालें, बहुत सारी सिचुएशन के बाद भारत को आज़ादी मिली थी। आज़ादी मिलने के बावजूद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जिसमें एक प्रॉब्लम थी कि तकरीबन 562 देसी रजवाड़े, अंडरलाइन कीजिए 562 देसी रजवाड़े जो आज़ाद रहना चाहते थे। जी हाँ, 562 जितने ऐसे रजवाड़े राजा थे जो ये चाहते थे कि ना तो हमें भारत में जाना है, ना तो हमें पाकिस्तान में जाना है, हम हमारी हुकूमत अलग से आज़ाद रहना चाहते हैं। लेकिन ये चीज़ भारत के लिए एक आफत बन गई थी। सरदार पटेल ने इसके लिए ये कहा कि देसी रजवाड़ों से मुताल्लिक़ मुनासिब फ़ैसला ना किया गया तो भारत की जो आज़ादी इतने जद्दोजहद के बाद हासिल हुई है, वो आज़ादी रजवाड़ों के पिछले दरवाज़े से निकल जाएगी। जब रजवाड़े आज़ाद रहना चाहते हैं, 562 रजवाड़े आज़ाद रहेंगे, तो भारत की आज़ादी मुश्किल है। ये आज़ादी ज़्यादा वक्त के लिए मुकर्रर नहीं होगी। इसीलिए 562 देसी रजवाड़ों को मनाने का काम और भारत को एक करने का काम, मुत्तहद करने का काम किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिसकी जो प्रतिमा है, जो महान प्रतिमा है, वो इसी का सिंबल है, क्योंकि इन्होंने 562 देसी रजवाड़ों को मनाने का काम किया था, जो लगभग इम्पॉसिबल था, लेकिन इन्होंने काम को किया था। इसीलिए इतिहास में, तारीख़ में इनको बहुत ही अहम माना जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम थी। दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान, ये 2 हिस्से बन जाने की वजह से हिंदुस्तानी आवाम का इखराज एक मसला बन गया था। ख़ास तौर से पंजाब और बंगाल में हालत बड़ी धमाका खेज़ थी। इस मसले ने बहुत बड़े पैमाने पर हिंदू और मुसलमानों के दरमियान कौमी फसादात खड़े कर दिए। खुशवंत सिंह जैसे काबिल अदीब के ज़रिए तख्लीक शुदा एक किताब ट्रेन टू पाकिस्तान, अंडरलाइन कीजिए ट्रेन टू पाकिस्तान, में ऐसी वारदात और वाक़ियात के दिल दहलाने वाले सच्चे हक़ाइक़ सामने आते हैं। भारत और पाकिस्तान जब अलग हो रहा था, आवाम में बहुत ही ज़्यादा हिंदू मुस्लिम में कौमी फसादात, हड़तालें हो रही थी। जो सच्चे दिल दहलाने वाले जो हक़ाइक़ थे, वो हम ट्रेन टू पाकिस्तान बुक के ज़रिए पढ़ सकते हैं। 200 साल की अंग्रेज़ी हुकूमत ने भारत का ख़तरनाक इस्तेहसाल किया था। तीसरा मसला ये था कि अंग्रेज़ सरकार भारत में 200 साल तक की उन्होंने जो हुकूमत की, उन्होंने सिर्फ़ उनका फ़ायदा चाहा और भारत को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से उन्होंने क्या किया था? इस्तेहसाल किया था। अनपढ़ और गरीब ने इस बदहाल भारत को इक़्तिसादी और तालीमी तौर पर खुद कफ़ील बनाने के लिए एक ज़बरदस्त चैलेंज आज़ाद हिंदुस्तान के सामने था। अब हिंदुस्तान आज़ाद तो हो चुका था, लेकिन आवाम तो वही थी, अनपढ़, ना ज़्यादा पढ़ी लिखी और गरीब। अब इन अनपढ़ और गरीब आवाम को
तालीमी और इक्तिसादी तौर पर सही हालत में लाने का काम अब भारत को करना था। भारत के सामने ये भी एक चैलेंज था। इसके अलावा ज़राअत और सनअत ने तालीम और टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के ज़रिए ही चैलेंज का जवाब दिया जा सकता था। भारत में रियासतों की तश्कील का एक अहम मसला आज़ादी के बाद फ़ौरन खड़ा हुआ। रियासतों की तश्कील किस तरह से पूरा नया मैनेजमेंट करना था, पूरा एक नया सिस्टम लागू करना था, जो भारत के आज़ाद भारत के सामने बहुत ही ज़्यादा पेचीदा मसला था। इस मसले ने फिर एक बार भारत के इत्तेहाद और सालमियत को ख़तरे में डाल दिया। औरतों का मसला, पसमानदा अक़वाम का मसला, नेज़ आदिवासी के फ़रोग़ के मसाइल भी आज़ाद भारत के सामने पेश थे। जबकि भारत ने ख़ास तरक्की हासिल करके इन मसाइल पर फ़तह हासिल की। जी हाँ, भारत ने अपने हिसाब से फॉर्मेट बनाकर जो भी नया सिस्टम लागू हुआ उसके हिसाब से इन सारी चीज़ों में तरक्की हासिल की और जितने भी मसाइल चैलेंज बन के सामने खड़े थे उनको बखूबी पूरा किया। और भारत को आलमी ताकत और एक अज़ीम हुकूमत बनाने के लिए भारत की अवाम एक मज़बूत इरादा कर चुके हैं। ये कुछ मसाइल थे जो भारत आज़ाद हो गया लेकिन उसके बाद भी भारत के सामने मौजूद थे, जिसमें सबसे पहले है कि 562 देसी रजवाड़ों को एक करने का काम वो किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जो भारत हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हो चुकी थी, अलग अलग हो चुकी थी, उसमें आवाम का इखराज उठाने का काम दुगना हो चुका था। इसके अलावा रियासतों की तश्कील करनी थी, नई सरकार की हुकूमत की तश्कील करनी थी, अनपढ़ और जो गरीब आवाम थी उनको रोज़गार बनाना, भारत को सही इक़्तिसादी तौर पर तरक्की दिलवाना, ये बहुत सारे चैलेंज भारत के सामने थे। इन चीज़ों को आपको पढ़ना है और यहाँ पर ही आपका ये चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट होता है। आइए एक नज़र हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स को इसमें पढ़ा। रिकॉल करते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिर्फ वो। हमने इसमें देखा कि गांधी जी भारत में आए और तहरीकात शुरू हुई, जिसमें हमने देखा मिल मज़दूर का सत्याग्रह, नील सत्याग्रह, नील की खेती के लिए जो करवाते थे वो हमने देखा। रोलेट एक्ट, जिसमें भले ही आवाम की गलती ना हो, हिंदुस्तानियों की गलती ना हो, तब भी उन्हें जेल में डाला जाता था, इसीलिए गांधी जी ने जेल भरो तहरीक चलाई थी। जलियांवाला बाग का कत्लेआम, किस तरह से बैसाखी के त्यौहार के टाइम पर बेसहारा और निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गई थी जनरल डायर के ज़रिए। खिलाफत और अदम ताउन की तहरीक, साइमन कमीशन का आना और किस तरह से साइमन गोबेक के नारे लगाकर लोगों ने उसकी मुखालिफत की। दांडी कूच, नमक सत्याग्रह, हिंदू छोड़ो तहरीक 1942, हिंदू छोड़ो तहरीक किस तरह से हुई, किस तरह से हिंद में फ़िरका वारियत का एक जहर उभरा और तक़सीम हिंद मतलब हिंदुस्तान की तकसीम हुई। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने इस चैप्टर में देखा। इसके अलावा भी और बहुत सारे पॉइंट्स से हमने देखा। याद रखिए कि हिस्ट्री 1 बाय 1 एक दूसरे से टॉपिक कनेक्टेड है। आपने अगर पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप उसे देखिए, तब जाके आपको ये वीडियो की थ्योरी समझ में आएगी। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कीजिए। थैंक यू।